नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीषा मिश्र, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, वसंता कॉलेज फॉर वुमेन, राजघाट, वाराणसी, जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संबद्ध है। आप सभी का स्वागत स्वयं के ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में करती हूँ। आज हम लोग जिस विषय को पढ़ेंगे वो है महिला आंदोलन। इससे पूर्व हम लोगों ने जो है लिंग आधारित हिंसा और राजनीति के अंतर्गत इसको समझने का प्रयास किए थे कि भारत में कितने प्रकार के महिलाओं के विरुद्ध अपराध होते हैं और इस का जो समकालीन परिस्थिति में किस प्रकार के कानून आ रहे हैं और इसमें हमें किस प्रकार के दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है। अब क्योंकि हमारा जो ये मॉड्यूल है वीक 3 का, जो कि सोशल मूवमेंट एंड पॉलिटिक्स को समझने का प्रयास कर रहा है, तो इसके अंतर्गत जैसे हम लोगों ने पहले पर्यावरणीय आंदोलनों को समझा था, अब हम सैद्धांतिक रूप से महिलाओं की जो समस्याएं समझने के बाद अब व्यवहारिक रूप से जो है जो आंदोलन भारत में हुए हैं इनको समझने का प्रयास करेंगे। इस व्याख्यान को मैंने 4 भागों में बांटा है। सबसे पहले जो शुरुआत में जो महिलाओं ने अपने विरुद्ध होने वाले अत्याचार के लिए आवाज उठाया, उस पर संक्षेप में चर्चा करते हुए हम समकालीन प्रमुख महिला आंदोलनों को समझेंगे और किस प्रकार ये महिलाओं की से जुड़े आंदोलन बढ़ रहे हैं समाज में और उसके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, इसको देखने का प्रयास करेंगे। तो भारत में स्वतंत्रता के बाद जो शुरुआत में सरकार की जो प्रयास था, वो सरकार के जो प्रयास थे उन्होंने एक आंशिक तरीके से ही महिलाओं को समानता दिलाई थी। इसलिए क्योंकि समाज में अगर हम देखें तो हाँ, संवैधानिक रूप से तो महिलाएं और पुरुष जो थे वो बराबर थे, लेकिन अगर देखें तो एक प्रोसीजरल जस्टिस जो किया गया कि कुछ महिलाओं को सरकार में शामिल किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में अटेम्प्ट तो कोशिश की गई, प्रॉमिस तो किया गया, लेकिन वास्तविकता में महिलाओं से जुड़े जो समस्याएं थे उसको निजात दिलाने के लिए कोई कारगर ठोस कदम नहीं उठाया गया था। और 1970 तक आते आते हम देखते हैं कि महिलाएं थोड़ी सी जागरूक होती हैं और वो कई प्रकार के आंदोलनों के माध्यम से अपनी आवाज को मुखर करती है। यहाँ एक बात मैं बताना चाहूंगी कि शुरुआत में महिलाओं जो है अपने विषय पर आंदोलन करना वो शुरुआत नहीं करती है। पहले वो महंगाई के खिलाफ आंदोलन करती हैं, स्वतंत्रता से पूर्व वो राष्ट्रीय आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ली थी, उसके बाद शराबबंदी और अन्य प्रकार के जो मामले थे उस पर उन सारे मामलों के साथ वो जुड़ी। लेकिन अपने विषय में जो ये जागरूकता है, वो जागरूकता हमें 1970 के बाद जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है। और शहादा और एंटी प्राइस राइज का जो एजिटेशन है वो महाराष्ट्र में होता है। यहाँ महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है क्योंकि जो महंगाई है, महंगाई की समस्या जो है महिलाओं के साथ जुड़ी भी हुई है, क्योंकि उन्हें घर का बजट और पूरा किचन संभालना होता है, तो इसलिए मगर महंगाई जो है उनके निजी जीवन से जुड़ी हुई एक समस्या है। साथ ही आपके गुजरात में सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन जो संस्था है, इसने महिलाओं को एकजुट करने का काम किया। गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन भी एक महत्वपूर्ण आंदोलन था जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शहादा का जो आंदोलन है, इसको अगर हम संक्षेप में देखें, ये महाराष्ट्र के धुलिया जिले में शुरू हुआ था। ये वास्तव में जो वहां की जो भिल जनजाति थी वो आपके भूमिहीन श्रमिक थे, उन लोगों का आंदोलन था। और ये आंदोलन उन आपराधिक और एक तरह से शोषण मूलक प्रवृत्ति के विरुद्ध आंदोलन था जो कि आपके जो स्थानीय वहां के भूपति थे, जो कि ट्राइबल्स नहीं थे, वो लोग वहां के ट्राइबल्स पर अत्याचार कर रहे थे। 1973 में आपके मृणाल गोरे ने सोशलिस्ट पार्टी और अहल्या रंगनकर की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, इन दोनों ने मिलकर यूनाइटेड वुमेन्स एंटी प्राइस राइज फ्रंट को निर्मित किया। और इनका जो मुख्य उद्देश्य था कि वो महिलाओं को गतिशील बनाना चाहती थी कि वो जो ये महंगाई बढ़ रही है वो उसके खिलाफ आवाज उठाए। उसी प्रकार जैसे कि गांव में महिलाएं जो है किसी प्रकार की जो समस्या आती है तो उसमें एकजुट होकर हिस्सा लेती है, शहर की महिलाएं भी उसी प्रकार से एकजुट होकर उसके विरुद्ध आवाज उठाए। यह आंदोलन धीरे धीरे गुजरात में फैला और वो नव निर्माण आंदोलन के रूप में 1974 में काफी आगे बढ़ा। और उसी साल जो है पहली महिला एक संगठन निर्मित होती है जो कि आपके कंटेम्पररी फेमिनिस्ट मूवमेंट्स को रोल प्ले करती है और वो हैदराबाद में स्थापित होता है। फिर अगर हम देखें जो माओवादी आंदोलन थे, उन्होंने भी महिलाओं को एकजुट करके एक संगठन निर्मित किया, प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वुमेन, जिसने कि वामपंथी दृष्टिकोण से जो महिलाओं की जो समस्याएं हैं इसको
स्पष्ट रूप से समझने का, क्योंकि वामपंथी विचारधारा में जो सोशलिस्ट फेमिनिज्म का जो ओरिएंटेशन है वो ये कहता है कि यहाँ महिलाएं एक डबल जेओपार्डी की शिकार है। एक तरफ तो पैट्रियार्की है, दूसरी तरफ जो क्लास बेस ऑपरेशन तो उनको शिकार करना ही है। तो ऐसे में जो ये समस्याएं उत्पन्न होती है समाज में, तो शुरुआत में जो वामपंथी चिंतक थे, विचारक थे, उन लोगों ने भी महिलाओं को एकजुट करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो जो मिलिटेंट कैंपेन्स होते हैं न्यू लेफ्ट के फॉर्म में, ये मूवमेंट को ज्वाइन करते हैं आपके 1970 में। तो नव वामपंथी जो आंदोलन था, उन्होंने भी महिलाओं संबंधित मुद्दों में 1970 में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जो भील संगठन थे उनको संगठित किया गया, उन्होंने श्रमिक संगठन निर्मित किया 1972 में। और धीरे धीरे अब महिलाएं जो है प्रत्यक्ष रूप से अपने से जुड़े मुद्दों पर जो है डायरेक्ट एक्शन लेने के लिए तत्पर हुई। जैसे कि शराब पीकर जो उन पर शारीरिक रूप से अत्याचार किया जाता है उनके पति द्वारा, उसके खिलाफ आवाज उठाना, क्योंकि जो फिजिकल वायलेंस अल्कोहलिज्म की वजह से होता है, ये एक आम समस्या बन चुकी थी और इसलिए महिलाओं के लिए आवश्यक हो गया था कि इसके विरुद्ध वो आवाज उठाए। इसी तरह गुजरात में जो वुमेन ट्रेड यूनियन थे, इन्होंने एक संघर्ष शुरू किया कि महिलाओं के अधिकारों के लिए। और अहमदाबाद में गांधीवादी चिंतकों ने भी जो है टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन से जुड़े जो चिंतक थे, उन लोगों ने भी महिलाओं को एकजुट होकर उनके विरुद्ध जहां भी अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए उन्हें प्रेरित किया। 1972 में ईला भट्ट ने सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन, इस संगठन की स्थापना की, क्योंकि वो इस चीज का देख चुकी थी कि महिलाओं के अत्याचार का बस एक ही स्वरूप नहीं है कि शारीरिक हिंसा, प्रताड़ना और मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रही है। यहां तक कि वो जो असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रही है, कार्य की परिस्थितियां कैसे हैं, पारिश्रमिक कैसा है, किस प्रकार के उनके साथ वहां दबाव उन पर दिए जाते हैं, इन सब का अध्ययन करते हुए उन्होंने विभिन्न जो व्यापारों में, विशेषकर इनफॉर्मल सेक्टर में जो महिलाएं काम कर रही थी, उन्होंने देखा कि उन सबकी जो है साझा समस्याएं हैं, उनके साझा अनुभव है। विशेषकर उनका पारिश्रमिक बहुत कम है। हो सकता है वो समान काम कर रही है पुरुषों के, लेकिन जो है उनको समान पारिश्रमिक नहीं प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे में, और सबसे बड़ी बात है, जो महिलाएं घर से निकलकर बाहर काम कर रही है, तो उस काम को भी सोशली यूजफुल लेबर नहीं माना जा रहा है। ये नहीं माना जा रहा है कि समाज को वो कुछ योगदान प्रदान कर रही है, क्योंकि उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो परिवार मानी जाती है। तो समाज के लिए अगर वो कुछ प्रदान करती भी है समाज को, तो उसको माना जाता है कि उसका कैरियर ओरिएंटेशन एटीट्यूड है। तो यहां इस सोच पर प्रहार करने की आवश्यकता थी। तो इस दृष्टि से सेवा ने अपना कार्य जो है शुरू हुआ। अब अगर हम शुरुआती जो आपके कैंपेन्स की बात करें, तो 1973 के बाद जब ये बढ़ता गया और आगे जो ये कैंपेन आगे धीरे धीरे बढ़ता है, तो न्यू वुमेन्स मूवमेंट जो है कई फॉर्म में जो है महिलाओं को सशक्त करने का काम करती है। क्योंकि यहां हम एक चीज देखने का प्रयास करेंगे कि जो नवनिर्माण आंदोलन गुजरात में होता है, या उससे पहले जिस तरह से बाकी जगह सेवा के संगठन काम करते हैं, इन सारे संगठनों ने अलग अलग स्तर पे महिलाओं को एकजुट करने का काम किया था। अब जरूरत इस बात की थी कि जो ये बुर्जुआ दृष्टिकोण है, क्योंकि जहां पे लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी जुड़ेगी, तो कहीं ना कहीं जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है उसके साथ ही इन समस्याओं को देखने का प्रयास किया जाएगा। तो वामपंथी विचारधारा में उनका मानना था कि फेमिनिज्म में भी एक बुर्जुआजी डिवीजन हम देख सकते हैं, क्योंकि जैसे बुर्जुआ व्यवस्था में हैव्स जो है हैव नॉट पर अत्याचार करते हैं, सर्वहारा वर्ग का पर अत्याचार बुर्जुआ वर्ग करता है, तो इसी प्रकार जो ये अत्याचार जो है समाज में हम देख सकते हैं, महिलाओं की स्थिति भी सर्वहारा की तरह है। तो इसलिए पार्टी बेस्ड संगठन निर्मित करने पर बल दिया गया और 1970 में के दशक में जाकर महिला दक्षता समिति निर्मित होती है और 1977 में जो है आपकी जनता पार्टी की जो सरकार आती है, उसने भी समाजवादी महिलाओं का जो है एक संगठन निर्माण किया। यानी अब राजनीतिक दल भी जो है सक्रिय रूप से इस प्रकार के संगठन निर्मित करती है। कांग्रेस ने महिला कांग्रेस का निर्माण किया, बीजेपी ने दुर्गा वाहिनी का निर्माण किया। तो अब राजनीतिक दलों को भी समझ में आ रहा था कि हमें अपने महिला विंग को स्ट्रॉन्ग करना होगा। जहां पर भी महिलाओं के साथ इस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं, उनको वो तुरंत संज्ञान में ले और उस पर त्वरित कार्रवाई करे। इसके लिए उन्हें एकजुट करने की आवश्यकता है। तो अब एक चर्चा करते हैं एक घटना की, जो कि आपके तेलंगाना के करीमपुर जिले की घटना है। यहां पर एक नई प्रकार का जो उभार आता है एजिटेशन का, क्योंकि देवम्मा नाम की महिला को किडनैप किया जाता है और उनके हस्बैंड का जो है मर्डर कर दिया जाता है लोकल लैंडलॉर्ड के द्वारा, वहां के स्थानीय भूस्वामी के द्वारा।
तो स्त्री संगठन शक्ति संगठन समिति जो है, जो कि आपके 1970 के बाद के दशकों में हैदराबाद में बनी स्थापित हुई थी, उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद जो है सारी महिला संगठनों को एकजुट होकर आगे आना होगा और ये घटनाएं जो घट रही है इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी, क्योंकि महिलाओं पर मारपीट करना और लैंडलॉर्ड द्वारा इस प्रकार के अत्याचार करना ये एक आम बात हो चुकी थी। लैंडलॉर्ड द्वारा बलात्कार की घटनाएं जो है वो आम समस्या बन चुकी थी। इसके लिए महिला संगम के माध्यम से हर स्थानीय स्तर पर, जिले स्तर पर, कस्बे स्तर पर आवाज उठाने की आवश्यकता है, इस पर बल दिया गया। 1975 का जो समय था वो उस समय महाराष्ट्र में जो है महिलाएं जो है सक्रिय रूप से जो है इस प्रकार के आंदोलनों से जुड़ती है। फिर पुणे में जो है माओवादी महिलाओं ने पुरोगामी स्त्री संगठन का निर्माण किया और माओवादी महिलाएं आपके बंबई में भी स्त्री मुक्ति संगठन को निर्मित करती है और साथ ही ये सब लोग ऑर्गेनाइज होकर पुणे में एक कॉन्फ्रेंस आयोजित करते हैं, यूनाइटेड वुमेन्स लिबरेशन स्ट्रगल। और 19वीं शताब्दी में अगर हम देखें, इसके साथ जोड़े, क्योंकि ये जो ऐसा नहीं है कि ये जो लोग महिलाओं में जागरूकता आई है ये 1975 की घटना है, इससे पहले भी आपके 19वीं शताब्दी में भी इस प्रकार से महिलाओं को जागरूक करने का प्रयास हमारे समाज में समाज सुधारकों द्वारा किया जा चुका है। ज्योतिबा फूले ने के नेतृत्व में दलितों को संगठित करके महिलाओं के अधिकार हेतु, उनकी सुरक्षा हेतु, पर्दा के खिलाफ और विधवा पुनर्विवाह के खिलाफ जो है काफी संघर्ष पहले भी किया जा चुका है। अब जो ये महिलाओं जो दलित आंदोलन है ये अब महिलाओं को संगठित करने पर एकजुट होता है, क्योंकि पहले तो दलित आंदोलन अपने आप को संगठित करते हैं और उसके बाद जो दलित महिलाओं को विशेष रूप से जो टारगेट किया जाता है उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाया और इसके लिए महिला क्षमता सैनिक दल का गठन किया गया, जो कि विशेष रूप से जो है दलित आंदोलन से जुड़ी महिलाएं जो है इस पर पुरजोर रूप से काम कर सके, इसके लिए वे संगठित होते हैं। अब ये जो दल शब्द है ये ऑपरेशन का सूचक है, दमन का सूचक है और ये आपके पंथ विशेष हो या जाति व्यवस्था मूलक अपराध हो, हर फॉर्म में जो है हम ये समाज में हम देख सकते हैं। तो विशेषकर आज भी हम अखबारों में देखते हैं कि किस प्रकार से दलित महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो इसलिए इस तरह के जो मानसिकता है इसको समाप्त करने की आवश्यकता है। इसके लिए इंटेलेक्चुअल्स भी लगातार काम कर रहे हैं और जो आपकी एक्टिविस्ट हैं वो भी लगातार इस क्षेत्र में काम करती हैं। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से आंदोलन चलाए गए विभिन्न जो अपराधों के खिलाफ जो महिलाओं के विरुद्ध होते हैं, क्योंकि इससे पहले का जो हमारा व्याख्यान था उसमें हमने विभिन्न जो अपराध थे महिलाओं के खिलाफ उसके स्वरूप को समझा। अब उसके स्वरूप को समझने के बाद अब आवश्यक हो जाता है कि उसके लिए जो आंदोलन चलाए गए उसको समझने का। तो सबसे पहले जो दहेज है इसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट था ये पहली बार संगठित रूप से जो ऑर्गेनाइज करने का काम जो था हैदराबाद में प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वुमेन ने 1975 में किया। फिर स्त्री संघर्ष जो है ये एक संगठित संगठन था जिसने 1979 में इस मुद्दे पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। विशेषकर दिल्ली में जो ये अपराध निरंतर बढ़ रहे थे इसकी तरफ उन्होंने जनता का ध्यान आकर्षित किया। कई प्रकार से इसके खिलाफ प्रदर्शन हुए। जो दहेज के बाद जो दहेज के कारण जो महिलाओं की मृत्यु हो रही थी उसके खिलाफ प्रदर्शन महिलाओं ने करना शुरू किया। और इस क्षेत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो थी आपकी नारी रक्षा समिति ने 12 जून 1979 में जो है दिल्ली में इन्होंने जो है अपना संघर्ष जो है वो शुरू किया। मानुषी नाम की दिल्ली बेस्ड एक मैगजीन ने भी इस क्षेत्र में जागरूकता फैलाने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि इन्होंने अपना एक सीरीज जो है पब्लिक मीटिंग्स किया, लोगों को जागरूक किया कि उन्होंने एक तरह से शपथ दिलाई सामान्य जो लोगों को कि आप शपथ लीजिए कि ना तो आप दहेज देंगे ना दहेज लेंगे। और इस प्रकार से आम जनता में जागरूकता फैलाने में मानुषी पत्रिका ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके जो संपादक मंडल थे, इससे जुड़े जो महिलाएं थी, उन्होंने एक शिक्षा के माध्यम से लोगों के बीच में इस मुद्दे के प्रति संवेदनशीलता को जगाने का प्रयास किया। 1980 के दशक में हम देखते हैं कि सरकार जो है वो दहेज के विरुद्ध जो है वो एक और कानून पास करती है और किस प्रकार जो सुसाइड होता है या सुसाइड वाली स्थिति उत्पन्न होती है तो उसमें जो है मैंडेटरी फॉर्म में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे और अगर शादी के
जो है 5 साल के भीतर महिला की मृत्यु हो जाती है और ऐसे इस प्रकार के दहेज के मामले आते हैं तो उसकी की प्रॉपर कार्यवाही होनी चाहिए। ये आपका मानुषी जर्नल का जो है 1983 का अंक है और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मानुषी जर्नल जो है 4 दशकों से लगातार जो है महिलाओं से जुड़े मुद्दे में समाज को संवेदनशील बनाने के क्षेत्र में लगातार वो प्रयास कर रही थी। अब जो दहेज के विरुद्ध कानून की अगर हम बात करें तो दिसंबर 1983 में क्रिमिनल लॉ में सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया और इसमें ये स्पष्ट रूप से कहा गया कि अगर एक स्त्री के विरुद्ध अपराध होता है तो वो जो है कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा और उसके लिए 3 साल का जो है दंडात्मक उसके बंदी के साथ बंदी भी बनाया जाएगा अपराधी को और साथ ही उनको फाइन भी लगाया जाएगा। तो इस प्रकार से क्रुएल्टी को डिफाइन करने की हर तरह से कोशिश की गई कि इसके अलग अलग स्वरूप को हमें समझना होगा। इसी तरह सेक्शन 113A के तहत एविडेंस एक्ट में भी संशोधन करते हुए कोर्ट ने इस को स्पष्ट किया कि एन इन्फेरेंस ऑफ अबेटमेंट टू सुसाइड, इसको भी साथ में इसके जोड़ा गया। अब जो अमेंडमेंट एक्ट था सेक्शन 174, इसमें भी आपके क्रिमिनल प्रोसीडिंग कोड के तहत इसमें ये एक पद इस जो बिंदु जोड़ा गया कि पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी ऑफ ए वुमन हु इज डाइड विद इन 7 years ऑफ मैरिज। यानी अगर विवाह के 7 वर्षों के भीतर अगर महिला की मृत्यु हो जाती है अकस्मात तो उसमें उसके शरीर का जो है पोस्टमार्टम होना चाहिए। अब बात करते हैं बलात्कार के विरुद्ध जो आंदोलन 1979 में जो है महिलाओं ने पुरजोर रूप से प्रदर्शन किया। पुलिस के द्वारा जो बलात्कार की घटनाएं अंजाम दी गई या लैंडलॉर्ड के द्वारा या एम्प्लॉयर के द्वारा जो आपके ऑफिस के बॉस है, इस तरह के लोग जब शामिल थे तो उसके खिलाफ जो है महिलाओं ने अपनी आवाज को बुलंद रूप से रखने का प्रयास किया। उस समय का एक जो है बहुत ज्वलंत घटना थी मथुरा रेप केस, जिसमें 16 या 17 साल की महिला को जो है वहां के स्थानीय पुलिसमैन के द्वारा जो है महाराष्ट्र में रेप किया गया था, जिसके लिए जो है एक खुला पत्र जो है वरिष्ठ जो आपके वकील थे उन्होंने इसमें जजमेंट के लिए जो है उन्होंने रिक्वेस्ट किया, लेकिन पुलिस रेप केस में जो जजमेंट आया था महाराष्ट्र का वो संवेदनशील नहीं था। फिर बॉम्बे फेमिनिस्ट ग्रुप थे, उन्होंने भी फोरम अगेंस्ट रेप स्थापित करने का निर्णय लिया और फरवरी 1980 में इस जो केस में जो सुनवाई हुई थी, जो सुनवाई जो था वो डिसीजन जो था वो पुलिस के फेवर में था, उस महिला के फेवर में नहीं था। तो उस केस को पुनः खोला जाए और उस पर पुनः विचार किया जाए, इस पर जो है फोरम अगेंस्ट वुमेन ने जोर दिया और महिलाओं के जो अलग अलग संगठन थे इन्होंने 7 शहरों में एक संगठित रूप से प्रदर्शन किया और 8 मार्च, क्योंकि 8 मार्च एक महत्वपूर्ण दिवस है ही क्योंकि हम विश्व महिला दिवस के रूप में मनाते हैं, उन्होंने फिर से जो रिट्रायल होना चाहिए मथुरा केस का, इस पर जो इन्होंने जोर दिया। फिर माया त्यागी का केस जो था जून 1980 में, ये भी आपका एक महत्वपूर्ण केस था। तो ऐसे अनगिनत केस है जो शो करता है कि हमारा समाज कितना असंवेदनशील होता जा रहा है इस प्रकार के मुद्दों को लेकर। अब बात करते हैं एंटी रेप लॉ की। जो भारत में बलात्कार के विरुद्ध जो कानून है, इस क्षेत्र में अगर हम देखें तो सरकार ने काफी सराहनीय प्रयास किया है, क्योंकि उन्होंने अलग अलग तरीके से जो है कस्टोडियन रेप यानी पुलिस की कस्टडी में रहते हुए अगर रेप होता है उस स्थिति में किस प्रकार के ऑफेंस, उसको कितना पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा और उसके लिए कैसे अपराध के क्या प्रावधान होंगे, 10 वर्ष का कारागार होगा और जो प्रूफ देना है कि हम निर्दोष है, ये प्रूफ जो है अपराधी को देना होगा और उस प्रकार के कई प्रावधानों के माध्यम से जो है सरकार ने इस कानून में सुधार लाने का प्रयास किया। लेकिन 1988 में जब सर्वोच्च न्यायालय का एक जजमेंट आता है, कस्टोडियन रेप का एक दूसरा मामला था, सुमन रानी का केस था, जिसमें एक ये हमारे एक कष्ट मूलक स्थिति ये है कि कानून के जो अलग अलग अंश थे उस अंश के साथ किस प्रकार से छेड़छाड़ की गई, उसके अलग अलग क्लॉजेस को जहां पर फेयरनेस होना चाहिए था उसको फेयरनेस की जगह जो है कानून का गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन किया गया। और कानून का जो लक्ष्य होना चाहिए कि वो सुनिश्चित करे न्याय विक्टिम के साथ, तो विक्टिम के साथ न्याय सुनिश्चित नहीं हुआ। तो इसके खिलाफ जो है पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स
ऑब्जर्वेशन ऑन कस्टडी एंड रेप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में होने वाले रेप पर जो है उन्होंने अपने अध्ययन किया, और उन्होंने अपने अध्ययन के द्वारा जो उनकी रिपोर्ट थी, वो रिपोर्ट जो है बहुत चौंकाने वाली खुलासा करती है कि किस प्रकार से हमारा समाज जो है अपनी संवेदनशीलता खोता जा रहा है। जो रक्षक है, वो रक्षक जो है अपनी भूमिका ना निभाते हुए किस प्रकार से जो है इस प्रकार के अत्याचार में शामिल हो रहे हैं, ये काफी चिंता का विषय है। अब अगर हम देखें तो इस तरह के जो आंदोलन है, ये इंडिविजुअल केसेस तो में जो डिसीजन लिए जा रहे थे, धीरे धीरे उनको जो कोर्ट की वर्किंग थी उसके साथ भी जोड़ा गया, और साथ ही महिलाएं जो हैं, पहले क्या था, वो एजिटेशन कर रही थी, वो एक लिमिटेड फॉर्म में वर्क कर रही थी, उनको लग रहा था कि जो स्ट्रक्चर है वो डेवलप होगा। यानी शुरुआत में जो महिलाएं विक्टिम के फॉर्म में काम कर रही थी, अब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि अभी उनको एजेंट ऑफ चेंज की तरह काम करना होगा। जैसे चिपको आंदोलन में 1970 में हम देखते हैं कि पर्यावरणीय आंदोलन में किस प्रकार महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फिर 1980 में महिला जो अध्ययन है, इसकी भी शुरुआत होती है कि कई स्वतंत्र शोध संस्थान स्थापित होते हैं। सेंटर फॉर वुमेन डेवलपमेंट स्टडीज न्यू दिल्ली के एक ऐसा ही इंपॉर्टेंट संस्थान है जिसने महिलाओं पर होने वाले इन अत्याचारों पर स्वतंत्र शोध करना शुरू किया, और जो यूनिवर्सिटी स्तर पर भी इस प्रकार के शोध को फंडिंग प्रोवाइड की गई। जिस प्रकार जो एक सबसे महत्वपूर्ण इस क्षेत्र में जो काम किया गया, एसएनडीटी यूनिवर्सिटी बॉम्बे के द्वारा। ये आपकी जो चिपको आंदोलन की प्रेरणा स्रोत हम गौरा देवी, और किस प्रकार से चिपको आंदोलन में महिलाओं ने पेड़ों को बचाया था, इसका ये दृष्टांत आप देख सकते हैं। अब अगर हम बात करें किस प्रकार से ये आंदोलन धीरे धीरे बढ़ते गए, कि अब महिलाओं का प्रभाव दूसरे क्षेत्रों में भी देखा जाने लगा, तो कई सारे रेडिकल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस उभर कर आते हैं, जैसे कि वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया और मेडिको फ्रेंड सर्कल, जिन्होंने क्लोजली कई महिला संगठनों के साथ काम करते हुए उन हार्मफुल प्रेगनेंसी टेस्टिंग के खिलाफ आवाज उठाई। क्योंकि कई जगह जो गर्भ की टेस्टिंग से रिलेटेड जो गलत तरह के प्रैक्टिसेस हैं, उसके खिलाफ भी आवाज नहीं उठाई जाती थी, तो उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाया। और कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स जैसे नेट इन, डेपो प्रोवेरा, ये ट्रांसनेशनल कंपनीज क्या करती है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां विकासशील देशों में डंप कर रही हैं। उनके देशों में तो प्रतिबंधित है, लेकिन भारत और बाकी विकासशील देशों में इसका प्रयोग हो रहा है। तो इस प्रकार के कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स लेने से, गर्भ निरोधक दवाइयां लेने से कितना कुप्रभाव महिलाओं पर पड़ता है, इसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाया। और अगर हम देखें तो जो महिलाएं हैं, इन्होंने ये पाया कि जो मेडिकल का क्षेत्र है, यहाँ हर फॉर्म में जो है महिलाओं के साथ अब्यूज हो रहा है, चाहे वो एमनियोसेंटेसिस का प्रयोग किया जा रहा है महिला भ्रूण की हत्या के लिए, तो इस पर क्यों नहीं प्रतिबंध लगाया गया है। तो 1982 से 1983 के बीच में काफी ज्यादा इसको लेकर आवाज उठाई गई, और कई अन्य मुद्दे भी थे जहां पर कि महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे थे, उसके खिलाफ भी कई संगठन, गैर सरकारी संगठनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर महिलाओं को जागरूक किया। इसी प्रकार एक और चिंता का विषय हम 1982-83 में देख सकते हैं, जो कि दिल्ली, राजस्थान और बंगाल के कुछ भागों में सती प्रथा को रिवाइव करने की कोशिश की गई। मतलब सोचिए, समाज की विडंबना, फिर सती प्रथा को महिमा मंडित करते हुए उसको रिवाइव करने की कोशिश की। इसके लिए भी स्थानीय महिलाओं ने रोक लगाने का प्रयास किया। अब बात करते हैं कि इन आंदोलनों के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है। जो ये आपके निजी या किसी पंथ विशेष या कुछ परिवार कानून है, वो काफी कंट्रोवर्शियल बन जाते हैं, क्योंकि 1985 का शाहबानो का केस हम जानते हैं किस प्रकार उनके साथ जो है वो निजी कानून में जो है उसके साथ न्याय नहीं मिला। वो सामान्य कानून के माध्यम से न्याय प्राप्त करना चाहती थी, लेकिन उसमें भी एक बहुत बड़ा संघर्ष का सामना उनको करना पड़ा और उनको न्याय प्राप्त नहीं हुआ। तो 1985 का जो ये केस था, इसमें जो जब शाहबानो को वो सामान्य सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो जस्टिस चाह रही थी मामले में, तो मुस्लिम लीग के एमपी GM बनटवाला ने एक बिल प्रस्तुत किया पार्लियामेंट में, जिसमें कि ये स्पष्ट किया गया कि महिलाओं को जो है, मुस्लिम महिलाओं को जो है सेक्शन 125 से जो है बाहर रखा जाए। और 1986 में मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स बिल को पास किया गया। फिर घटनाक्रम में 1987 में जो है हम देखते हैं कि एक तरफ तो सरकार प्रयास कर रही है सुधार करने का, लेकिन जो अगर
जो शिक्षित वर्ग है, जो खुद राजनीति में है, वो नेतृत्व वर्ग ही अगर साथ ना दे, उनके साथ के लोग अगर इस मामलों में सरकार का साथ ना लगे, तो सरकार विवश हो जाती है। तो ये घटनाएं एक पंथ में होती है। उसी तरह 1987 में जो है आपका जो सती की घटना उभर कर आती है, रूप कंवर, जो आपके राजस्थान के देवराला में रूप कंवर की मृत्यु होती है और ये घटना बताई जाती है सती की। तो सोचिए 1987 में ये घटना घट रही है, तो इसने भी एक बहुत बड़ा विमर्श उभर कर आया कि ये जो आपके राइट्स की बात है, रॉन्ग की बात की जा रही है, हर अलग अलग पंथ में अलग अलग गलत कुरीतियां हैं, इसके खिलाफ हमें पुरजोर आवाज उठानी होगी। क्योंकि महिला को अगर न्याय दिलाना है तो हमें पंथ, संप्रदाय, अलग अलग जो विभेद है, इन सामाजिक विभेदों से उठकर हमें समझना होगा कि क्या वास्तव में उनके साथ न्याय दिलाने के लिए कौन से कानून आवश्यक है और उनको सशक्त रूप से लागू करना होगा। अब हम जो अभी हाल के आंदोलनों पर दृष्टिपात करें तो निर्भया की घटना हम सभी जानते हैं किस प्रकार से 21 दिसंबर 2012 में इसके खिलाफ एक मार्च एजिटेशन होता है और कानून में भी परिवर्तन होता है। जागमती सागवान का जो आंदोलन था खाप पंचायत के निर्णयों के विरुद्ध, एक मर्डर होता है हरियाणा में और वो खाप पंचायत के निर्णय, एक गलत निर्णय के विरुद्ध जो कि जाति आधारित विवाह पर आधारित था, क्योंकि अंतरजातीय विवाह के खिलाफ खाप पंचायत का निर्णय था और 50,000 महिलाओं ने उस ऑनर किलिंग जो है वो जाति के नाम पर, इज्जत के नाम पर जो किलिंग हुई थी उसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया। इसी प्रकार नेकेड प्रोटेस्ट ऑफ मणिपुर मदर्स, जो 11 जुलाई 2004 में टी मनोरमा नाम की महिला को असम राइफल्स द्वारा निर्ममता से बलात्कार किया गया और इसके खिलाफ जो था मणिपुर की माताओं ने जो है नग्न होकर इसके खिलाफ प्रदर्शन किया और सरकार को फिर असम राइफल को वहां से हटाना पड़ा। फिर एंटी लीकर का आंदोलन आपका आंध्र प्रदेश में 1990 के शुरुआत में हुआ, जिसको संध्या ने इसको लीड रोल इसमें प्ले किया और उनके प्रचेष्टा के कारण पूरे प्रदेश में हम देखते हैं कि 1995 तक जाकर आपके शराब पर प्रतिबंध लगता है। इसी तरह गुलाबी गैंग का आंदोलन 2002 में जो है सुमन सिंह चौहान ने इसको आगे ले गई। इस पर एक फिल्म भी बन चुकी है जिसमें कि जो सामाजिक कुरीतियां थी, आपके डोमेस्टिक वायलेंस और अलग प्रकार के जो शराब के बाद होने वाले अत्याचार, इसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाया, महिलाओं को एकजुट किया। और फिर आती है बात स्टॉप एसिड अटैक सेल की। इस पर भी आपकी छपाक जो फिल्म बन चुकी है लोगों तक ये संदेश पहुंचाने के लिए कि जो लक्ष्मी अग्रवाल थी, जो विक्टिम थी, 16-17 साल की उम्र में उसके चेहरे पर तेजाब छिड़क दिया गया, तो उन्होंने 27,000 लोगों का सिग्नेचर लिया और 2013 में जाके सुप्रीम कोर्ट ने जो तेजाब की जो खुले तौर पर बिक्री होती थी उस पर प्रतिबंध लगाया। फिर मुन्नार प्लांटेशन स्ट्राइक जो कि केरला में 2015 में घटित हुई थी, जहां पर प्लांटेशन के क्षेत्र में महिलाओं पर बहुत अधिक लंबे कार्यकाल तक उन्हें सेवाएं देना पड़ता था और कोई भी एक पारिश्रमिक भी स्पष्ट रूप से तय नहीं था। तो उस एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ महिलाओं ने आवाज उठाया और उन्होंने संघर्ष किया। तो हम देखते हैं कि जो आंदोलन निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं और कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। कई मुद्दे हैं, कार्य का मुद्दा, पारिश्रमिक, सिविल राइट्स का इश्यू है, अलग अलग एट्रोसिटीज है, हेल्थ का इश्यूज है। तो जरूरी है कि ये आंदोलन और स्ट्रांगली उभर कर आए, क्योंकि अब जो है हम देखते हैं कि वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों लेवल पर ये आंदोलन बढ़ रहे हैं। अब डायस्पोरिक लिंक जो दूसरे कंट्री के साथ जो वुमेन्स ग्रुप्स के कम्युनिकेशन है वो भी स्ट्रांग रोल प्ले कर रहे हैं और आंदोलनों को और जागरूक और मजबूत बना रहे हैं। ब्रिटेन और भारत में तो ब्रिटेन का देखें और अगर यूनाइटेड स्टेट्स का देखें तो इन दोनों देश में कई सारे एक्टिव इंडियन वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है जो इस प्रकार के आंदोलनों को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। तो ये डायस्पोरिक जो नेटवर्क है ये बहुत स्ट्रांग रोल प्ले कर सकते हैं और ये महिलाओं को सशक्त बनाकर एक एजेंट ऑफ चेंज की भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि जो ये आंदोलन है अब कई रूप में उभर कर आ रहा है और काफी प्रोडक्टिव फॉर्म में उन्हें जागरूक भी हो रही है। महिलाएं एजेंट ऑफ चेंज की तरह काम भी कर रही है, कई कानूनों में सुधार भी हुआ है। अब जरूरी है इन आंदोलनों को और मजबूत करने का और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ सरकार इनके साथ कदम से कदम ताल मिलाकर इन आंदोलनों को मजबूत करे और जहां आवश्यक हो उचित जो नियम कानून बनाकर उनको सख्ती से लागू किया जाए। अब इसके अध्ययन के बाद आप इन दोनों जो गतिविधि प्रश्नों पर जरूर कार्य करिएगा। एक न्यूज को आप ध्यान दीजिए, चाहे वो टीवी चैनल का न्यूज हो, एक हफ्ते तक ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों। और फिर जो वुमेन्स मूवमेंट रिलेटेड न्यूज है उस पर आप नोट्स बनाइएगा। और अगर आपके घर में न्यूज़पेपर
मैंने टीवी नहीं है तो आप न्यूज़पेपर का प्रयोग करिए या फिर जो भी आपके पास विद्यमान हो। किस प्रकार महिला आंदोलन को कितना कवर किया जाता है टीवी के माध्यम से या न्यूज़पेपर के माध्यम से, इस पर आप अपने नोट्स बनाइएगा और इस विचार को देखिए कि किस प्रकार से ये महिला आंदोलन हमारी राजनीति को प्रभावित कर रही है। आप इस पर अपने विचार रखने का प्रयास करिए। ये कुछ अतिरिक्त अध्ययन सामग्री है जिस पर कि आप जाकर इनको बृहद रूप से अध्ययन करेंगे तो महिला संबंधी आंदोलनों को और एक क्रमवार रूप से और गहराई से जाकर आप इसको समझ सकते हैं। धन्यवाद।